आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी जो भी होंगी आपकी अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी जो हम लोग आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर, आपके ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर। आई मीन कि आपके ज्योग्राफी बुक का तो फोर्थ चैप्टर है, यानी कि आपके सिलेबस जो आने वाली है उसका सेकेंड चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि इसके बाद कर लिया जाएगा। ये चैप्टर है एग्रीकल्चर, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और उसके बाद आपका लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसको पहले से किया जा चुका है। ठीक है, तो यानी ज्योग्राफी का ही आपका ये दूसरा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए इसमें आगे चलते हैं, पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, देखिएगा एग्रीकल्चर में क्या लिखा कि एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। भारत क्या है हमारा? कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यहाँ पे 2/3 आबादी जो है एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है। और एग्रीकल्चर क्या है हमारा? एक प्राथमिक एक्टिविटी है हमारा। हम लोग जो है एग्रीकल्चर से डिपेंड, खाने के लिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। तो इसमें बात आती है आगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या क्या होते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर जो है हमारा पुराने तरीके से आज भी चल रही है बहुत जगह। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे सुधार आ चुके हैं। पहले जो था दाव हंसली खुरपी से इस्तेमाल किया जाता था। आज देखिएगा तो एक मॉडर्न मशीन आ चुकी हैं जो कि कटाई, धुआई, बुनाई सब एक साथ कर देते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में जो पहला जो तरीका आता है उसका नाम होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि प्राथमिक जो तरीका था उसके बारे में पढ़ना इसमें हम लोग को। तो क्या है इस तरीके में? देखिएगा कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड। एक किसी छोटे से जमीन के टुकड़े पे इस तरह के एग्रीकल्चर को किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ज़मीन के टुकड़े को साफ करके स्लैश एंड बर्न, यानी कि साफ सुथरा करके जला वला के, जो भी यहाँ पे जंगल वंगल है सबको जला वला के वहाँ पे साफ सुथरा करके वहीं पे एग्रीकल्चर किया जाता है। और वहाँ पे खेती करने के समय 1-2 साल के बाद हो सकता है कि उस मिट्टी का जो हो उर्वरक क्षमता घट जाए। उसके बाद क्या किया जाता है, हम लोग उस मिट्टी को छोड़ देते हैं, फिर आगे जाके उस दूसरे जगह पे करते हैं खेती। उस तब तक क्या होता है कि नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा फिर से उसके मिट्टी में उर्वरक शक्ति आ जाती है। फिर वहाँ से उठ करके आते हैं, फिर वहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। इस तरह के टेक्निक को बुलाया जाता है स्लैश एंड बर्न टेक्निक। और इसका अलग अलग नाम अलग अलग दिया जाता है। इसका और कहा जाता है झूमिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है? झूमिंग बोला जाता है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पमलऊ बुलाया जाता है मणिपुर में, दीपा बुलाया जाता है बस्तर में, और छत्तीसगढ़ में, अंडमान निकोबार में। ठीक है, देखिए चूंकि इसमें हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही किसी को उतना इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसी कारण से ये जो इसका जो आउटपुट होता है वो बहुत कम होता है। यानी कि इस एग्रीकल्चर के दौरान हम लोग खाद पानी का इस्तेमाल करते नहीं है। इसके कारण क्या होता है, आउटपुट जो होता है ना हमारा लो होता है। ठीक है, जूमिंग का जो है अलग अलग नाम जो है इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मिल्पा, रोका, कुनुकू, मसूल, रदांग, यानी सब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि आपको उतने काम का नहीं है। जो बॉक्स दिख रहा है इसमें बताया गया है कि रिंझा एक लड़की है जो कि बहुत खुश होती है अपने परिवार को कृषि करता देख। वो क्या करती है, ज़मीन साफ होता देख बहुत खुश होती है। वहाँ पे बम्बू के पाइप से जो पानी आता है कनाल द्वारा, उससे एग्रीकल्चर को होते देख, कृषि को होते देख उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन उस बेचारी लड़की को ये नहीं पता कि कुछ सालों बाद वहाँ का जो मिट्टी है वो अपना उर्वरक सबसे खो देगा। उसके पापा, उसके मम्मी जो है वो उस ज़मीन को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। यही बताया गया इसमें। ठीक है, अगला आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए, चूंकि अब आबादी बढ़ती जा रही है, यानी जितना ज़मीन था ज़मीन तो उतना ही रह गया, आबादी बढ़ती जा रही है और सबके घर बनते जा रहे हैं। ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है फैक्ट्री बनाने में, घर बनाने में। कृषि में जो ज़मीन है वो घटती जा रही है लगातार। ऊपर से ये राइट टू ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि अगर आपके पास अगर एक ज़मीन है 1 बीघा, तो आपके अगर 2 बेटे हैं तो आपका आधा बीघा होगा आपके दोनों बेटे का। उनके 2-2 पुत्र हैं तो 1/4 1/4 1/4 1/4 हो जाएंगे आपके पूरे ज़मीन का। ठीक है, यानी कि अब एक छोटे से टुकड़े पे घनी आबादी का जो भोजन का, यानी कि उसकी जो रोटी है वो डिपेंड कर रहा है एक छोटे से स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे। तो हमें क्या चाहिए कि लो इनपुट से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसे चाहिए जिनसे कि हाई जो प्रोडक्शन हो, काफ़ी तगड़ा हो। इसी कारण इसमें क्या करते हैं, इस टाइप ऑफ फार्मिंग में हम लोग बायोकेमिकल का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तरीके से इरीगेशन का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोडक्शन जो हो वो हाई हो। ठीक है, अगला आता है कमर्शियल, देर इज, समझे कि नहीं? यानी कि इस कारण से क्या है, छोटे से लैंड में बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा है। इसमें किसमें? इंटेंसिव वाला में। अगला आता है कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि इस टाइप ऑफ फार्मिंग जो होता है सिर्फ और सिर्फ किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न इनपुट का इस्तेमाल किया जाता है। हाई यील्ड वैरायटी, यानी कि HYV सीड का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है।
इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़ा का मारने वाला, पेस्टिसाइड यानी कि कीड़ा मकोड़ों को मारने वाला जो भी होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर प्रोडक्टिविटी, ताकि उनका प्रोडक्टिविटी जो हो काफ़ी हाई हो, बिकॉज द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। जैसे देखिए राइस जो है कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा का एंड पंजाब का, बट उड़ीसा के लिए सब्सिट्यूशन क्रॉप है, यानी उड़ीसा में राइस से क्या होता है, सिर्फ जीवन यापन होता है, वहीं हरियाणा पंजाब में राइस बेचा जाता है। यानी कमर्शियल मतलब क्या होता है, व्यापार करने के लिए फार्मिंग किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग। इसमें क्या किया जाता है, काफ़ी हाई यील्ड वैरायटी का जो है हम लोग सीड इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और प्रॉपर इरिगेशन का व्यवस्था हम लोग रखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। जिसे आगे देखिएगा आप तो समझ में आएगा आपको कि प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ केमिकल कमर्शियल फार्मिंग। पेड़ का जो रोपते हैं हम लोग प्लांटेशन करते हैं, वृक्षारोपण इज ऑल्सो क्या है, कमर्शियल फार्मिंग है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, सिर्फ एक पेड़ पूरे लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, प्लांटेशन जो है उसका एक भाग तो एग्रीकल्चर के साथ है, दूसरा भाग जो है इंडस्ट्री के साथ भी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। जो भी चीज़ प्रोड्यूस होते हैं इन प्लांटेशन से, उसका करीब करीब कुछ हिस्सा जो है एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, यानी कि खाने पीने में इस्तेमाल होता है, फूड में, और बाकी जो है मेजर पोर्शन जो जाता है वो जाता है इंडस्ट्री के पास एज ए रॉ मटेरियल। जैसे कि देखिएगा सूती कपड़ा के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, कॉटन होगा। रेशम के लिए क्या होगा, रेशम के कपड़े के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, रेशम होगा। यानी कि सब क्या है, रॉ मटेरियल बनेंगे किसी न किसी फैक्ट्री के। इंडिया में चाय, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है। टी जो है असम का, नॉर्थ बंगाल का कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन द 3 स्टेट। 3-4 जो स्टेट हैं इन पर कॉफ़ी जो है इनका सब अलग अलग का है। कॉफ़ी अलग किसी और का, मसाला किसी और का, बनाना कहीं और का, लीची कहीं और का। यानी कि सिंस द प्रोडक्शन ऑफ मेनली ऑफ फॉर मार्केट, इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली सिर्फ मार्केट के लिए होता है, तो मार्केट के लिए होना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक वेल डेवलप्ड ट्रेड एंड नेटवर्क का जरूरी है। यही जो पढ़ाया गया था आपको लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, कि अगर आपको जीडीपी में आगे निकलना है तो ट्रेड के साथ साथ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसी कारण से अगर आपको अपने फलों को बढ़ाना है, फलों की निर्यात को बढ़ानी है, तो आपको ट्रेड को बढ़ानी है आपको, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 2 बीघा खाली केला का वृक्ष लगाए हुए हैं, तो उतना केला लेके आप क्या कीजिएगा, खाइएगा थोड़े ना, आपको जरूर से जरूर बेचना है। बेचने के लिए ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जहाँ आपका खेत है वहाँ से आपके जो भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल में केला इस्तेमाल किया जाता है, जैसे केला का चिप्स बनता है, बनाना चिप्स, तो उसको बनाना चाहिए, तो उसके वहाँ तक पहुँचने तक कोई साधन होना चाहिए, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होना एक्टिव ज़रूरी होता है। अगला बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा एग्रीकल्चर होता क्या है और टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या क्या है। अब पढ़ेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, यानी रोपने का जो प्रक्रिया है उसका कैसा कैसा समय निर्धारित, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, यू स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटी इन एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया, दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन कंट्री। देखिए, जैसे आप डाइवर्सिटी देख रहे हैं भारत में सोशल यानी कि सामाजिक विविधता देख रहे हैं, उसी प्रकार एग्रीकल्चर में भी भारत में विविधताएं देखने को मिलती है। वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पीसीज एंड कॉन्डिमेंट्स एक्सेट्रा जो भी हैं, सबका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो अलग अलग है। कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, भारत के पास 3 सीजन है क्रॉपिंग करने का। पहला को बोलते हैं रबी, दूसरा आपका खरीफ, तीसरा आपका जईद, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जिनको सोन यानी कि बोया जाता है विंटर में फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्ट यानी कटाई की जाती है इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। रबी ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको ठंडा में तो रोपा जाता है और गर्मी में काटा जाता है, यानी अक्टूबर से दिसंबर में रोपाते हैं और अप्रैल टू जून में उसको काटा जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सभी क्या है, रबी क्रॉप्स हैं। Though these crops are grown in large part of India, state from north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, western parts such as Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. तो ये रबी क्रॉप्स हैं, डिपेंड करते हैं मेनली कुछ स्टेट्स पे, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ precipitation ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप्स। देखिए,
वेस्टर्न टेम्परेट जो साइक्लोन चक्रवात आते हैं, इसके कारण थोड़ी मोड़ी हल्का फुल्का जो बारिश हो जाती है, इसके कारण क्या होता है, क्रॉप जो होते हैं इनके सक्सेस होने का रेट जो है बढ़ जाता है। However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and parts of Rajasthan have also been an important factor in the growth of above mentioned rabi crops. जो भी रबी क्रॉप्स भेजे हैं उनका जो है ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति में, जो कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान में हुए थे, उनमें इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स का। देखिए, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। खरीफ क्रॉप जो भी हैं उनको क्या चाहिए, मानसून का झलक चाहिए इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसमें कि जिसको रोपा जाता है यानी कटाई की जाती है सितंबर से अक्टूबर में और बुआई की जाती है मानसून में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इसमें जो आते हैं वो है आपका पैडी यानी कि धान, माइज यानी कि मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट यानी कि पटुआ, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली एंड सोयाबीन, ये सब। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, राइस ग्रोइंग रीजन है यहाँ पे। पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग उत्तर प्रदेश एंड बिहार, बिहार उत्तर प्रदेश में भी होता है। रिसेंटली पैडी हैज ऑल्सो बिकम द एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। हाल फिलहाल में पैडी जो है, धान जो है, पंजाब हरियाणा का भी इंपॉर्टेंट क्रॉप बन चुका है। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर सोन इन ईयर। बंगाल में बात करें, असम में बात करें, उड़ीसा में बात करें तो 3 बार जो है एक साल में 3 बार जो है धान की खेती की जाती है, जिनका नाम है आउस, अमन और बोरो। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन, खरीफ सीजन और रबी सीजन के बीच में एक और सीजन आती है, इसका नाम है जैद सीजन। देखिए, जय सीजन जो है ना, मेनली जो है सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द जय सीजन आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर मतलब होता है चारा, यानी कि जो होता है ना जई वगैरह, जो कि जई ढैंचा सुने होंगे, अब अगर होंगे कॉमन लैंग्वेज आप जानते हो गाँव के, तो जो होता है ढैंचा, जई, ठीक है, जनेरा, इसको इस्तेमाल किया जाता है किसमें, गाय के चारा वगैरह में, गाय भैंसी के चारा वगैरह में। इस सब का रोपने का समय कब है, जब बीच में, यानी कि खरीफ रबी के बीच में। शुगर कैन टेक ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो। अब शुगर कैन रोपा जाता है लेकिन उसको 1 साल लग जाते हैं उसको ग्रो होने में। ठीक है, तो अभी तो हमने बात कर लिया एग्रीकल्चर के बारे में, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, क्या क्या है आपके यहाँ रबी, खरीफ और जईद। अब हम लोग बात करेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। देखिए, मेजर क्रॉप्स क्या क्या है समझिएगा। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the various variation in soil, climate and cultivation practices। देखिए, कल्टीवेशन करने के प्रैक्टिस में, सॉइल में, क्लाइमेट में, इस तरह के क्लाइमेट देखते देखते हमारे पास जो है बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्रॉप हैं। पहला है एक खाने वाले क्रॉप्स, एक है नॉन फूड क्रॉप्स, और एक होते हैं आपके जो जैसे कि जिसमें कि रेसे आते हैं, रेशे, ठीक है, उनका अलग क्रॉप बोला जाता है, जो कि हम लोग खा नहीं सकते उसको। ठीक है, तो जो मेजर क्रॉप्स हैं ना जो इंडिया में उगाए जाते हैं वो है राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेज, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, इटीसी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे इस पर। पहले चलते हैं राइस के बारे में। देखिएगा, समझिएगा, राइस जो है एक स्टेपल फूड क्रॉप्स है फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के बहुत सारे यानी कि करीब करीब मेजोरिटी के जो राइस हैं एक स्टेपल फूड है। स्टेपल डाइट के बारे में सुना होगा, यानी कि जो कि रेगुलर खाना है। ठीक है, और कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत जो है सर्व पर, यानी कि चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है भारत चावल की प्रोडक्शन में। चावल के हमारा खरीफ क्रॉप, देखिए ये जो पढ़िएगा ना आप, इसको पॉइंट में लिखिएगा, पहला कहाँ कहाँ होता है, इंडिया इसमें सेकेंड पॉइंट पे है। इसमें जो है खरीफ क्रॉप्स है। राइस जो है इसको टेम्परेचर चाहिए एबव 25 डिग्री। राइस जो है इसको जो है ह्यूमिडिटी चाहिए हाई। राइस जो है इसको रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर या 100 सेंटीमीटर तक। इन द एरिया लेस देन रेनफॉल इट ग्रो विद हेल्प ऑफ इरीगेशन। जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे पानी पटा पटा करके इसको उगाया जाता है। ठीक है, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डेलिकेट रीजन। राइस जो है बहुत सारे रीजन में पाया जाता है, जैसे कि प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, नॉर्दर्न इंडिया और कोस्टल एरिया एंड द डेलिकेट रीजन में। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, जो कि हमारा डेंस नेटवर्क है ना, काफ़ी घना नेटवर्क है हमारे पास। ठीक है, एंड canal irrigation and tubewells have made it possible to grow rice in area of less rainfall such as पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। देखिए, जहाँ पे बारिश कम होती है यानी कि 100 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ पे इरिगेशन की मदद से यानी कि पानी पटा पटा करके चैनल द्वारा
ये पॉसिबल हो पाया है कि हम लोग वहाँ पे राइस को उगा सकें, जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। ठीक है, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वीट के बारे में, यानी कि गेहूं के बारे में। देखिए क्या है, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स। खाने के सामान में, अनाज में राइस के बाद वीट का ही नंबर आता है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। मेन खाना खाना जो क्रॉप रोपने का बुआने का चीज़ है वो यही है, इन द नॉर्थ एंड नॉर्दर्न वेस्ट ऑफ द कंट्री। दिस रबी क्रॉप्स, ये क्या है, रबी क्रॉप्स है, रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन। इसको क्या चाहिए, एक ठंडा सीजन चाहिए, एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। जब पकने का समय है तो एक छोटी सी प्यारा सा एक मधुर सा ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको। इट रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल एवरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। पूरे ग्रोइंग सीजन में, यानी कि जब तक वो ग्रो होगा तब तक इसको 75 से मानी 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलेगा, तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन द कंट्री। यहाँ पे वीट ग्रोइंग करने का दो मेन जोन है। पहला को बोलते हैं हम लोग द गंगा सतलुज प्लेन, और दूसरा बोलते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल रीजन। ठीक है, जो कि डेक्कन में है, और गंगा सतलुज प्लेन कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ये सभी 5-6 देश राज्य क्या हैं जहाँ पे वीट प्रोडक्शन जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग मिलेट्स के बारे में। देखिए क्या है, देखिए मिलेट्स मतलब है ना जो मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज समझ रहे हैं, जिसका सत्तू वगैरह पिसा जाता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोइंग इन द इंडिया। ठीक है, दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, यानी कि मोटा ग्रेन बोला जाता है इसको। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है काफ़ी हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। रागी के पास आयरन होता है, कैल्शियम होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और रफेजेस होते हैं। ज्वार के पास, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के मामले में ज्वार जो है पॉलेराइज, फिर वीट, फिर ज्वार आता है हमारे इंडिया में। इट इज़ द रेन फेड क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट रीजन वेयर हार्डली नीड्स इरीगेशन। ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे काफ़ी नमी वाला क्षेत्र हो, इसको इरीगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, नमी चाहिए इसके होने के लिए। ठीक है, मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इन 2011 से 12 के बीच में। बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड सैलो ब्लैक सॉइल। सैलो ब्लैक सॉइल में या सैंडी सॉइल में जो है बाजरा जो है अच्छे तरीके से उगती है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वेयर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये सभी होते हैं। अगला क्या है, रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल ऑन रेड्स ब्लैक सैंडी लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। करना है कि आपको जो भी क्रॉप्स के बारे में जानते हैं उसका 5-5 पॉइंट लिख दीजिए, ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसान हो। इस तरह से नोट्स बनाया जाता है कि आप एक टॉपिक लिखिए वीट का 5 पॉइंट लिख दीजिए कि एनुअल रेनफॉल चाहिए 50 से 75। इसमें चाहिए क्या, ठंडा में होता है, एक रबी क्रॉप्स है, पकने के समय एक ब्राइट सनशाइन चाहिए, और स्टेट कहाँ कहाँ होते हैं, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश में होते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं माइज यानी कि मक्का के बारे में, कि इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ बोथ यूज फॉर फूड एंड फॉडर। एक ऐसा क्रॉप है जिसको खाने में और चारा में दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 से 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रो वेल इन ओल्ड एलोवियल सॉइल। ओल्ड एलोवियल सॉइल में जो कि होता है, आप पढ़े होंगे भांगर खादर के बारे में, तो जो ओल्ड एलोवियल सॉइल होता है शायद भांगर होता है, उसी में क्या होता है, ये ग्रो किया जाता है, जो कि 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसको होने में। और एक ऐसा क्रॉप है जो कि खाने में और चारा में दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इन सम स्टेट लाइक बिहार, माइज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो। बिहार में ऐसा है कि जो माइज है वो खरीफ छोड़िए, यानी कि मकई खरीफ में छोड़िए, रबी में भी उगाया जाता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HIV सीड, फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ माइज। माइज के प्रोडक्शन बढ़ाने में HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन का काफ़ी अच्छा रोल है। माइज का प्रोडक्शन इतना बढ़ाने में क्यों जोर दिया जा रहा है, बिकॉज जितना भी आप कॉर्न खाते हैं, पॉफ कॉर्न, कुरकुरे अगर जो भी खाते हैं सब किससे बनता है, मक्का से बनता है ना। तो मेजर माइज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादातर मक्का की खेती की जाती है। अब बात करेंगे हम लोग पल्सेस के बारे में। देखिए क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। भारत जो है दाल के मामले में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। किसी भी वेजिटेरियन डाइट के लिए पल्स जो है सबसे बड़ा प्रोटीन का केंद्र होता है। क्योंकि हम लोग मांसाहारी हैं, मैं तो हूँ, आप है कि नहीं पता नहीं, मतलब मांसाहारी नहीं, मैं सर्वाहारी हूँ। ठीक है, देखिए जो मांस मछली खाते हैं उनको तो प्रोटीन मिल जाता है, बिकॉज
क्या है आपका जो चिकन है वो फुल प्रोटीन से भरा हुआ है ना, ठीक है। तो जैसे कि दाल के माने बात करें तो इंडिया में जैसे कि तूर यानी कि अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, मटर एंड चना यानी ग्राम, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे उगाए जाते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस आर ग्रोइंग खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोइंग रबी सीजन। आप डिसाइड करके बताइएगा कौन सा खरीफ में कौन सा रबी में होता है, पढ़ के बताइएगा, आपका गूगल का क्वेश्चन है, ठीक है। पल्सेज नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। पल्स जो है उसको मॉइस्चर से मतलब नहीं होता, और कितना सुखार रहेगा उसमें उसको ग्रो कर जाना है। बीइंग लेगिमनेस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। देखिए इसके बाद में बहुत सारे जड़ से जो होते हैं निकले होते हैं दाने दाने टाइप, ठीक है, यानी कि जड़ से जो है रेसे निकले होते हैं जो कि प्लांट में वापस से नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने में क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन लेता है और प्लांट में छोड़ दे, सॉरी सॉइल में छोड़ देता है, ताकि सॉइल में जो नाइट्रोजन कंटेंट है फिर से बढ़ जाए। तो सिर्फ अरहर छोड़ करके बाकी हर एक दाल जो है यानी कि मिट्टी का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने में मदद करता है। देयर फोर दीज आर मोस्ट ग्रोइंग इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। एक बार मकई खेती कर लिए, फिर दाल रोप दिए, फिर अगला बार कुछ चूक करेंगे, उससे क्या होगा, ज़्यादा चीज़ होगा, ज़्यादा क्या होगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। इसलिए इसको क्या कहता है, दाल को रोटेशन में इस्तेमाल किया जाता है। एक बार आपका मेन क्रॉप, फिर दाल, फिर मेन क्रॉप, फिर दाल, फिर मेन क्रॉप, ऐसे करके इसको रोपा जाता है, इन्हें उगाया जाता है। मेजर पल्सेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर इंडिया। इंडिया में जो मेजर का जो पल्सेज उगाते हैं कौन कौन देश है, सॉरी कौन कौन राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक आपके राज्य हैं जहाँ पे क्या होता है, दाल की उगाई की जाती है। अब बात करते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। ऐसे फूड क्रॉप जो कि ग्रेन अनाज नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें पहले आते हैं शुगर केन। देखिएगा, इट इज़ a tropical as well as subtropical crops. It grow well in hot and humid climate with a temperature of 21 डिग्री to 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए इसको। एनुअल रेनफॉल इसको 75 चाहिए, 75 से 100 के बीच में चाहिए। इरिगेशन में थोड़ा ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लो रेनफॉल होता है उस समय, इसके कारण। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वराइटी ऑफ स्टेट्स लाइक वराइटी ऑफ सॉइल एंड नीड मैनुअल लेबर फॉर सोइंग टू हार्वेस्टिंग। बोने से लेकर के काटने तक इसमें जो है अच्छा खासा मेहनत लगता है। इरिगेशन थोड़ा टंच होना चाहिए, पानी लेवल भरा रहना चाहिए। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद जो है गन्ना के मामले में भारत जो है सेकेंड नंबर पे आता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर के लिए, गुड़ के लिए, खानसरी के लिए और मोलासिस के लिए जो है मेन जो है शुगर जो है ज़रूरी होता है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो शुगर केन उगाते हैं उसका मेन स्टेट कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ पे क्या होता है ज़्यादा ऊख की फसल की जाती है, यानी गन्ना की फसल की जाती है। अगला आता है आपका ऑयल सीड यानी कि तिलहन। आप सुने होंगे घर पे दलहन, तिलहन यानी कि दलहन यानी कि दाल वाले, ऑयल, और तिलहन मतलब कि तेल वाले जो भी यानी कि आपका जो भी प्लांट्स होते हैं। जैसे कि देखिएगा, इन 2008 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद क्या है, भारत जो था सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किसका, ऑयल सीड का। इन रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2001। क्या था कि जो रेप सीड होता है उसके प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है चाइना और कनाडा से 2008 में पीछे था, यानी कि इंडिया जो था थर्ड नंबर पे आता था किसके मामले में, रेप सीड के मामले में, ठीक है। तो आपके जानने की इच्छा होगी भाई ये रेप सीड क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं था इसके बारे में कि आखिर ये रेप सीड क्या है। देखिए आपका जो रेप सीड होता है ना, कहाँ गया, कहीं लिखा हुआ था ना, कहाँ गया। देखिए जैसे मान लीजिए बहुत सारे तिलहन आते हैं ना, जिससे तेल निकलता है। जैसे कि आप सुने होंगे एरंडी का तेल, आप सुने होंगे महुआ का तेल, आपने सुना होगा सरसों का तेल, अलसी का तेल, यानी बहुत सारी चीज़ें होगा। इसी में क्या आता है रेप सीड के बारे में, ठीक है। आप गूगल करके देख सकते हैं कि रेप सीड का कैसा दाना दिखता है, ठीक है। मैं फोटो लगाना शायद भूल गया था, इसी कारण से मैं बोल रहा था कि रेप सीड देखने को इच्छा हो रही है। मैं देखा तो लगाना भूल गया था शायद PDF में, ठीक है, कोई बात नहीं, देखिएगा। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोइंग कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप अपीयर इन इंडिया, सॉरी एरिया इन द कंट्री। कंट्री के एरिया का 12% जो है सिर्फ और सिर्फ तेल तिलहन उगाए जाते हैं। मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंड नट्स। सबसे ज़्यादा जो
सबसे ज़्यादा तेल का सीड उगाया जाता है जिसमें ग्राउंड नट आता है, मस्टर्ड आता है, कोकोनट आता है, सेसमम यानी कि तिल आता है, सोयाबीन आता है, कैस्टर्ड सीड आता है, और आपका कॉटन सीड आता है, लिनसीड आता है, सनफ्लावर आता है। यानी कि लिनसीड यानी कि अलसी का तेल हो गया आपका, और कैस्टर्ड सीड यानी कि आपका क्या हो गया, आपका एरंडी का तेल हो गया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द दीज आर एडिबल एंड यूज फॉर कुकिंग मीडियम। अब जानते हैं सूरजमुखी का तेल हम लोग खाना में भी इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल खाना में इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल खाना में इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट। जो आप पढ़िएगा चैप्टर कार्बन कंपाउंड, मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो इस बार पढ़ना ही नहीं था, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप पढ़ना था आप लोग को। उसमें क्या कहता है, हम लोग क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ सोप, विद हेल्प ऑफ तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं बनाने में, किसको, साबुन और कॉस्मेटिक को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ऑइंटमेंट मतलब होता है मलहम। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑइंटमेंट मतलब होता है मलहम, जो भी घाव का मलहम या फिर फेस क्रीम जो भी लगाते हैं आप लोग, सब किस में आता है, ऑइंटमेंट में आता है, और कुछ कुछ कॉस्मेटिक्स में भी आते हैं। ठीक है, ग्राउंडनट क्या है, खरीफ क्रॉप्स एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। ग्राउंडनट जो है पूरा हाफ से ज़्यादा क्या करता है ऑयल सीड के मामले में इंडिया में पाया जाता है। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को लेते हुए गुजरात जो था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, ग्राउंड नट का। और इसके पीछे कौन है, गुजरात के पीछे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। Linseed and mustard are rabi crops. Sesame is a kharif crop in the north and rabi crops in the south. Castor seed is a growing both in rabi and खरीफ क्रॉप। अब बात करते हैं चाय, जो कि हम लोग का सुबह का मुख्य आहार होता है, मेरा नहीं है, आई डोंट लाइक टी एट ऑल। देखिए, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी कल्टीवेशन क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बिवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूसिंग इन इंडिया इनिशियली बाय ब्रिटिश। बिवरेज मतलब होता है जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटिश जो है इसको इंडिया में इनिशियली शुरुआत किया था। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियन। आज जो है टी प्लांटेशन जो है ज़्यादातर जो है इंडियन ऑन किए हुए हैं। द टी प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इंडोर्ड विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। देखिए, इसमें क्या चाहिए, एक काफ़ी गड्ढा, काफ़ी फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, रिच इन ह्यूमस जिसमें ह्यूमस ज़्यादा हो, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, इसमें कि थोड़ा फर्टिलिटी ज़्यादा हो। टी बुशेज रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। ये टी के जो बुशेज होते हैं, छोटे उसके तने जो होते हैं, उसको क्या चाहिए, रिक्वायर वार्म एंड थोड़ा गर्म चाहिए और थोड़ा सा मॉइस्ट चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए हमेशा सालों भर। फ्रीक्वेंट सावर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लिप्स। देखिए, जैसे जैसे धीमे धीमे बरसात होती जाएगी, बूंदाबांदी, उससे क्या होता है, उसका जो लिप्स का जो है ग्रोथ बढ़ते जाता है। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। टी में क्या है, एक लेबर इंटेंसिव यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर एबंडेंट, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा, एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, एबंडेंट चीप एंड स्किल लेबर, इसमें कि सस्ता और काफ़ी स्किल लेबर चाहिए इस टी के प्लांटेशन के दौरान। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर फ्रेशनेस। चाय की जो है खुशबू बरकरार रखने के लिए, फ्रेशनेस बरकरार रखने के लिए चाय जो है चाय के बागानों में ही तैयार की जाती है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, जहाँ पे क्या कहता है बहुत सारा चाय पत्ती उगाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आल्सो आर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन कंट्री। इन 2008 इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड तुर्की। लेकिन 2015 में चाइना से सेकेंड नंबर पे आ चुका है भारत टी के मामले में। ठीक है, अब बात करते हैं कॉफ़ी के बारे में। देखिए, कॉफ़ी के बारे में क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। इन 2008 इंडिया प्रोड्यूसेस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। भारत जो है 3.2% वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन का 2008 में था। इंडियन कॉफ़ी इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। भारत की जो कॉफ़ी है वो पूरे दुनिया में गुड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। द अरबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमीन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। एक अरबिका वैरायटी है जो कि यमीन से लाया गया था, वो हमारे देश में उगाई जाती है। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वैरायटी का पूरे दुनिया में इसका मांग है। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली पहले तो इसका कल्टिवेशन जो था बाबा बुडन हिल्स में किया जाता था और नीलगिरी कर्नाटक में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है क्या इसका जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। एंड कहाँ कहाँ हो रहा है, अब हो रहा है आपका कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु तक में होते जा रहा है, पहले नीलगिरी तक होता था। ठीक है, अब पढ़ते हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स।
देखिए हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, बाग बगीचा वाला जो होता है, ठीक है ना। तो इन 2008 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। भारत जो था 2015 में जो हमारा भारत है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल के मामले में चाइना के बाद। देखिए चाइना जो हमेशा आ रहा है बिकॉज वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर पर जोर दिया जा रहा है ताकि पॉपुलेशन का नीड को, डिमांड को फुलफिल किया जा सके। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। भारत जो है ट्रॉपिकल या टेम्परेट फ्रूट के लिए जाना जाता है। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेज ऑफ नागपुर एंड चरमपुंजी। बनानाज ऑफ केला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वालनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड ऑल वर्ल्ड। भारत की, बिहार की लीची, गुआवा उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश की आम को, और के पास ऑरेंज होता है नागपुर का, चेरापूंजी का जो होगा आपका संतरे का, केरला और मिजोरम इस सब का बनाना, केला का। जो पूरे वर्ल्ड में क्या इसका डिमांड होता है, डिमांड है, ठीक है। इंडिया प्रोड्यूसेज अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल। 13% वर्ल्ड वेजिटेबल का 13% जो है भारत में उगाई जाती है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी यानी कि मटर, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी, ओनियन यानी कि प्याज, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, टमाटो यानी टमाटर, ब्रिंजल यानी कि बैगन एंड पोटैटो यानी आलू का जो है 13% जो है प्रोड्यूसर क्या है, भारत हमारा है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं नॉन फूड क्रॉप्स, जो कि हम लोग खाते नहीं है ऐसे क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो है रबर के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिएगा, इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप्स बट अंडर स्पेशल कंडीशन इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। चूँकि ये तो एक इक्वेटोरियल क्रॉप्स है, लेकिन कभी कभी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उग जाते हैं, होते हैं। इट रिक्वायर मॉइस्ट, इसको मॉइस्चर चाहिए, एंड ह्यूमिड चाहिए क्लाइमेट जिसमें कि रेनफॉल होते रहे 200 सेंटीमीटर, यानी कि हेवी रेनफॉल चाहिए इसको ग्रो होने में। एंड टेम्परेचर एबव 25 सेंटीग्रेड, यानी 25 सेंटीमीटर से ऊपर, 25 सेंटीग्रेड से ज़्यादा इसको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, गोरो हिल्स ऑफ मेघालय। इन 2010 एंड 11 इंडिया रैंक 4th अमॉन्ग द वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। रबर जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्रीज में, ठीक है। रबर समझ रहे हैं ना आप, कितना इस्तेमाल किया जाता है इसका। रबर ग्लोव्स बनाए जाते हैं, आपका कोटिंग किया जाता है वायर पे, ठीक है, बहुत इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। अब पढ़ते हैं फाइबर क्रॉप्स के बारे में। देखिए फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं, देखिएगा, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। रेसा का, ठीक है। द फर्स्ट 3 आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल एंड द लैटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्कवर्म फेड ऑन ग्रीन लिव्स, स्पेशली मलबेरी। मलबेरी के पत्तों पर जो सिल्कवर्म होता है, उससे जो सिल्क होता है वो क्या है, कीड़े से होती है। और बाकी जो 3 बच गए यानी कि कॉटन, जूट और हेम्प, वो क्या होता है, सॉयल से होते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क जो होता है, यानी कि सिल्क जो हम लोग रेयर करते हैं सिल्कवर्म से, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, यानी सिल्क वर्म से निकाल करके सिल्क फाइबर बनाने तक की प्रक्रिया को बोला जाता है सेरीकल्चर। अगला पढ़ते हैं हम लोग कॉटन। देखिए इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम फॉर द कॉटन प्लांट। भारत माना जाता है कि भारत जो है कॉटन के लिए सबसे पहला जो है होम है हमारा। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन जो है मेन रॉ मटेरियल माना जाता है, और है भी। इन 2008 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। लेकिन कॉटन ग्रो वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल एंड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। इसे क्या होता है, इसको उगने के लिए क्या चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल और ड्यूरेशन, थोड़ा सा कम पानी चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डे, 210 दिन चाहिए बिना फॉगी डे का, एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और थोड़ा सा सनशाइन चाहिए इसकी ग्रोथ होने के लिए। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप्स एंड रिक्वायर 6 to 8 मंथ टू मेच्योर। 6 से 8 महीने लगता है इसको मेच्योर होने में। एंड मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, क्या है इसके मेन जो है कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अगला आता है जूट यानी कि पटुआ, पटास। इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर, इसको बोला जाता है गोल्डन फाइबर बिकॉज इसका गोल्डन कलर का होता है। जूट ग्रो वेल ऑन अ वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फूड प्लेन वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। ऐसे सॉइल पे जहाँ पे हर साल जो है सॉइल रिन्यूड होता हो, यानी कि नदी के किनारे में ज़्यादातर उगता है ये। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्राइम ऑफ ग्रोथ, हाई टेम्परेचर चाहिए इसको ग्रोथ के दौरान। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। जूट के मामले में बिहार, मेघालय, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश क्या है, उड़ीसा, मेघालय क्या है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है इसका। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनीज बैग, मैट, रोप, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट। जो भी कलाकृति होती है इसे धागे से,
उसमें जूट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे टाइप का, रोप्स में, रस्सी बनाने में, चटाई बनाने में, कार्पेट्स बनाने में, मैप्स बनाने में, मैट्स बनाने में, इसमें क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या है, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है ये। ड्यू टू हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट, क्या हो रहा है, इसका मार्केट से खत्म हो जा रहा है। टू सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर लोग इस्तेमाल करने लगा है। एंड पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन, और पैक करने के लिए हम नायलॉन का इस्तेमाल करने लगे हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन नायलॉन के जगह पे जो रस्सी होता है, हम लोग नायलॉन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पटुआ का जो है मजबूत होता है पर बहुत कॉस्टली होता है, इसी कारण हम लोग नायलॉन का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कि कैसे कैसे रिफॉर्म लाए गए कृषि के मामले में। टेक्नोलॉजिकल क्या रिफॉर्म लाए गए और इंस्टीट्यूशनल क्या रिफॉर्म लाए गए, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पढ़िएगा, क्या है कि इट वॉज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेज दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके भी हैं कि भारत में जो है कृषि जो है हजारों वर्षों साल से चली आ रही है। Sustained use of land without compatible techno institution changes every hindered by the pace of the agriculture development. In spite of the development of source of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depend on the monsoon and natural fertility in order to carry their agriculture. अपने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए भारत में बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं अभी भी जो कि नेचुरल बारिश पे और नेचुरल तरीके से फर्टिलिटी गेन करने पे विश्वास रखते हैं, उसी पे डिपेंड है। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, दिस पोजेस सीरियस चैलेंज, इससे क्या हो रहा है, काफ़ी सीरियस चैलेंज हो रहा है। बिकॉज अगर फार्मर नेचर पर डिपेंड रहेंगे तो फिर प्रोडक्शन कम होगा तो सबकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाया जाएगा। इसलिए जो है HYB सीड्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्मेशन जो है ज़रूरी है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ द इट्स पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, चूँकि एग्रीकल्चर जो है 60% पॉपुलेशन का जो है लिवलीहुड चलाने का तरीका है एक ज़रूरी है। इसलिए जो है इसमें इंस्टीट्यूशनल और जो हमारा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है उसको लाना जरूरी होता है। जैसे देखिएगा 10 कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉर्पोरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा वेर गिवन टू द पार्टी टू ब्रिंग आउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद जमींदारी का कर हटाना, उसके बाद आपका कॉर्पोरेशन होना, सब में सहयोग देना, होल्डिंग टांगना, सब कुछ में क्या किया जाएगा, इसमें मदद किया गया इंस्टीट्यूशनल तरीके से कृषि को आगे बढ़ाने के लिए। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर 5 ईयर प्लान, पहले 5 ईयर प्लान के लिए लैंड रिफॉर्म तरीका लाया गया था। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसिटी कंडीशन ऑफ होल्डिंग। देखिए राइट ऑफ जो इनहेरिटेंस होता है इससे कारण क्या होता है, जमीन का टुकड़ा टुकड़ा होते जा रहा है। मान लीजिए वंश बाई वंश क्या हो रहा है, जमीन का आधा आधा होते जा रहा है। अब लोग घर से अलग हो रहे हैं, जमीन अलग बांट ले रहे हैं, जमीन का टुकड़ा क्या हो रहा है, छोटा छोटा होते जा रहा है। द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज इनेक्टेड बट द लॉ इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग ऑफ ल्यूक वार्म। लॉ तो बन गया, कानून तो बन गया, लेकिन कानून का संशोधन जो है एक ल्यूक वार्म यानी कि धीमे गुनगुने पानी की तरह चल रहा था, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reform to improve agriculture again in 1960-69 के बीच में भारत जो है इंडिया embarked upon the एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने में आगे बढ़ा। इसका कारण इसका पहला जो मेजर अच्छा हुआ क्या था, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। द ग्रीन रिवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रेवोल्यूशन वेयर सम ऑफ द स्ट्रेटेजी इनिशिएटेड बाय द इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति जैसे कि जैसे जैसे कानून को पास किए थे, हरित क्रांति जैसे हमारे मुद्दाओं को उठाए गए थे। बट दिस टू लेट द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरिया, लेकिन इससे क्या हुआ, बहुत सिलेक्टेड एरिया में इसका असर पड़ा। देयरफॉर इन 1980s एंड 1990 अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड विच इंक्लूड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म। इसके कारण चूंकि बहुत कम असर हुआ इस हरित क्रांति का, सिर्फ पंजाब हरियाणा वगैरह जगह पे हुआ, इसके कारण क्या किया गया 1980 से 1990 के बीच में अलग तरह का लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों रिफॉर्म लाए गए। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, जैसे सुखाड़ पड़ने पे या फिर बाढ़ आने पे या फिर क्रॉप जैसे मान लीजिए जितना भी समस्या है सब पे क्या क्या इंश्योरेंस लगाया गया, दिया गया आपको, आज भी दिया जाता है। सुखाड़ के अलग पैसा, आपका खेती डूब गया तो उसके लिए अलग सरकार पैसे दे रही है, ठीक है। चक्रवात हो गया, आग लग गया, डिजीज हो गया, कीड़ा काटने से पेड़ से सब तबाह हो रहे हैं, उसमें सब में क्या हो रहा है, सहयोग दिया जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा बनाए जा रहे हैं, ग्रामीण बैंक दिए जा रहे हैं, किसानों को कर माफ़ किया जा रहा है, उसमें क्या कर रहा है, उनको कम क्रेडिट पे लोन दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड KCC हो गया, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम यानी कि PAS, पर्सनल इंश्योरेंस एक्सीडेंट स्कीम लाया गया था। और सम ऑफ द अदर स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेनिफिट द फार्मर के बेनिफिट के लिए ये सब जो नियम है वो लाए गए थे।
मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर, जो स्पेशल बुलेटिन होता है यानी कि वेदर का बुलेटिन हो गया, उससे पहले यानी कि आने से पहले बता दिया था कि हाँ चक्रवात आ रहा है या फिर सुखाड़ पड़ने वाली है, इस साल मौसम में बारिश कम होंगी, ये सब कुछ बताया जा रहा है पहले से। उसके अलावा कृषि संबंधी जानकारी के लिए टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे कृषि का जो अलग चैनल बना, यानी कृषि का अलग प्रोग्राम आता है, जिसमें आप सीख सकते हैं कैसे बुआई कटाई, कैसे खाद छिड़कना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ सिखाया जाता है उसमें। The government also announces minimum support price remunerations for the protected for the procurement price for important crops to check the exploitation of the farmer, exploitation middleman। देखिए जो मिडिलमैन है वो चाहते हैं अगर क्रॉप बढ़ाना अपना, तो मिनिमम सपोर्ट पे प्राइस पे उनको खाद वगैरह सब कुछ जो है खाद वितरण किए जाते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है भूधन ग्रामधन का। इसमें क्या है कि विनोबा भावे के बारे में बताया गया है कि महात्मा गांधी की जब डेथ हो गई, उसके बाद विनोबा भावे की सब जिम्मेदारी उन पर थी कि जब सत्याग्रह को आइडिया लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो आंध्र प्रदेश में एक जगह पे क्या किया, आंध्र प्रदेश के कुछ पंचम पाली के लोग जो है उनसे एक सवाल किए कि सर कि महाराज हमारे पास तो ज़मीन नहीं है कि ज़मीन दीव हमारा सके, ठीक है, ऐसा कुछ बात बोला गया वहाँ पे। तो उसमें तो विनोबा भावे कुछ नहीं बोले, लेकिन वहीं पे सडनली खड़ा होकर श्री रामचंद्र रेड्डी जो है अपना 8 बीघा 80 एकड़ जो लैंड जो है वो 80 लैंडलेस विलेजर को दे दिए। वहाँ से ग्रामदान भूदान का एक स्थिति जो है, भूदान करने का जो है वैकल्पिक जो है तरीका शुरू हुआ, जहाँ पे आप जिन फार्मर्स के पास ज़मीन नहीं है उन पे जो है, जिनके पास ज़मींदार लोग हैं वो ज़मीन उनको देते हैं ताकि वहाँ पे क्रॉप रोपा जा सके, ताकि जो नीड है वहाँ पे फुलफिल किया जा सके। इसके बाद जो है जो भी जमींदार थे इनके पास बहुत सारे गांव उनके पास अवेलेबल थे, और ग्राम दान भूदान का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ने लगा था, ठीक है। अगला आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द आउटपुट। क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी पे, हमारे एम्प्लॉयमेंट पे और हमारे आउटपुट पे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दो द शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में एग्रीकल्चर क्या करता है, एक बैकबोन का मदद करता है हमारे इंडिया के इकोनॉमी में, ठीक है। देखिएगा, इन 2010 से 11 में अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर विच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर सब्सिस्टेंस। देखिए, अपने जीवन निर्वाह करने के लिए 52% से ज़्यादा लोग, यानी कि आधा आबादी जो भारत की थी वो 2011 से 10 से 11 के बीच में एग्रीकल्चर पर डिपेंड हुआ करती थी। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज एनी डिक्लाइन इन स्ट्रेन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू द डिक्लाइन इन अदर स्पेयर ऑफ द इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी। अगर जो है एग्रीकल्चर में गिरावट आती है तो लाजमी है कि जीडीपी में गिरावट आएगी, और जीडीपी में गिरावट आई तो बाकी अदर स्पेयर में भी इकोनॉमी में असर पड़ेगा सोसाइटी पे। कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस समझ करके इन इंडिया, भारत में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का गठन किया गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई, वेटनरी सर्विस खोला गया, एनिमल ब्रीडिंग सिखाया गया, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, ठीक है, ये सब खोला गया, कृषि संबंधित विश्वविद्यालय खोली गई ताकि लोग जानकार बने। आजकल तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, आप कृषि की पढ़ाई करके ग्रेजुएशन पा सकते हैं। नहीं, सब कुछ का तरीका जो गवर्नमेंट को लगा कि अगर ऐसा हुआ, डिक्लेरेशन हुआ जीडीपी का, तो बहुत दिक्कत होगा, इसी कारण एग्रीकल्चर में सुधार लाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया गया। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, कैसे बाग बगीचे का बढ़ावा करें, रिसर्च करें, कैसे डेवलपमेंट कैसे करें, नए नए तरह के प्लांट कैसे उगाए जिसमें कि प्रोडक्शन बढ़ते जाए, कम कम मिट्टी का इस्तेमाल हो, कम कम इरीगेशन कम करना पड़े, ठीक है। वेयर गिवन प्रायोरिटी फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय के एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए ऐसे तरह का रिफॉर्म लिए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंप्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो वाज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर द सेम। रूरल एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए भी काम की गई। From the table 4.1, it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the year, it is not generating sufficient employment opportunity in the country। देखिए, जीडीपी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, तो इसमें देखिए जीडीपी 7.2, 8.2, 9.0, 9.5, लेकिन सर्विस रेट जो है जो भी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। देखिए यहाँ पे 1.7, 3.2, यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि अचानक उतना तेजी से नहीं ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या सर्विसेज जो है 9.0, 10.0, 10.0, 10.0, यानी कि वो सब सेम रह रहे हैं, सिर्फ जीडीपी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यानी एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर इज डिक्रीज एंड इज डिसलेटिंग विच इज अलार्म सिचुएशन। अब मान लीजिए कि अब ज़्यादातर लोग जो है शहर में जुड़ चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, कृषि कोई करना चाह नहीं रहा है। इससे कारण क्या हो रहा है कि जो फार्मर जो है, जो क्या है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि नहीं। एक सिचुएशन है कि मान लीजिए सब लोग इसमें भिड़ जाएंगे तो कृषि कौन करेगा। तो टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंजेस। तो भारत के फार्मर जो है काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं। वो दुनिया का चैलेंज है क्या,
विश्व स्तरीय जो चैलेंज है वो है कि आवर गवर्नमेंट इज गोइंग अहेड विथ रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, पर्टिकुलरली इन इरिगेशन, पावर, रूरल रोड, मार्केट एंड मैकेनाइजेशन। अब जो देख रहे हैं कि भारत में जो है लोगों का निवेश कृषि से हटते जा रहा है, तो क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मान लीजिए कि जो फर्टिलाइजर का जो कॉस्ट है वो डिक्रीज किया जा रहा है, तो जो है प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है, ताकि प्रोडक्शन का जो है बढ़ जा सके। मान लीजिए फर्टिलाइजर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसके कारण क्या है, सब्सिडी जो है फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी यानी खाद पे जो सब्सिडी है उसको जो है घटाया जा रहा है। सॉरी। मोर ओवर रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट ड्यूटीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव प्रूव्ड डिट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री, फार्मर्स आर विद्रोइंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर काउजिंग ऑफ डाउनफॉल इन द एनवायरमेंट एग्रीकल्चर। देखिए, चूंकि जो है फार्मर जो है अपने एग्रीकल्चर से जो एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जो पैसा लगाए हुए हैं, उसको पैसा को निकाल करके किसी और चीज़ में लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर से मुंह मोड़ रहे हैं, खेती नहीं करना चाह रहे हैं। इसी कारण क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र से घटते जा रहा है। ठीक है, तो अगला बात आता है वाई आर फार्मर कमिटिंग सुसाइड इन सेवरल स्टेट ऑफ द कंट्री, कि बहुत सारे सेवरल स्टेट कंट्री में फार्मर जो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, वो इधर देखिए खाद का दाम बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन का मार्केट है, आपका जो खाद जो है आपका सामान है उसको बोने में लग रहा है 5 रुपये और आपकी मार्केट में कीमत मिल रही है 2 रुपया, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है एक्सपोर्ट हो जा रहे हैं किसी और कंट्री से। भारत का जो अपना जो यहाँ का कपास है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, भारत का यहाँ का जो राइस है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, कहीं और का राइस आकर के पूरे मार्केट को छा रहा है और कम दाम में भी दे रहा है। क्यों? यहाँ पे अच्छा तरीके से मॉडर्न इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी भी हम लोग हाथ से कर रहे हैं, बहुत जगह पे अभी भी हाथ से धान रुपाई होती है। अमेरिका वगैरह में देखिएगा कहीं मशीन बहुत बहुत कम जो है लेबर इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादातर मशीन के इस्तेमाल होते हैं। वहाँ एक लैंड में खाली लगा करके मशीन से कटाई बुनाई छटाई की जाती है और जल्दी जल्दी तैयार करके भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जब तक यहाँ के किसान तैयार करें, पता चलता है कि धान का रेट इतना गिर गया कि जितना रोपे थे उससे उससे कई गुना घाटा लगने वाला है। इसी कारण जो है फार्मर क्या करते हैं, सुसाइड करना शुरू कर देते हैं। अगला आता है आपका फूड सिक्योरिटी। देखिएगा, यू नो डैट फूड इज अ बेसिक नीड एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव एक्सेस टू फूड विच प्रोवाइड मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल। फूड खाना क्या है, हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। इन एनी सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव द एक्सेस, दैट सेगमेंट सफर फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। देखिए, चूंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, अगर हम उस फूड सिक्योर के नहीं रखेंगे तो काफ़ी दिक्कत का सामना हमें करने पड़ सकता है। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन ऑफ कंट्री, particularly in economically less developed state with higher incidence of poverty. The remote area of country are more prone to natural disaster and uncertain food supply. In order to ensure availability of food to all sections of society, of government carefully design a national food security system. It is known as buffer stock and public distribution system. देखिए, अभी भी ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे चक्रवात, तूफान, बारिश, बाढ़ हमेशा आती रहती है। इसके कारण जो है वहाँ के क्रॉप जो है हमेशा फेल हो जाते हैं, वहाँ पे खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो हमें गवर्नमेंट जो है 2 सिस्टम लगाई हुई है, एक है बफर स्टॉक, एक है पीडीएस सिस्टम यानी कि राशन वितरण सिस्टम, और बफर स्टॉक यानी आपके पास अगर स्टॉक है आप उसको जमा कर लीजिए, जमा करके रखिए। जैसे मान लीजिए जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ, जैसे मान लीजिए कि अभी हाल ही फिलहाल में आई थी, बंगाल में चक्रवात आया था, बिहार में बाढ़ आया था, तो क्या होता है वही जो स्टॉक में रखा गया था वही ना ला करके दिया जाता है फिर, ताकि वहाँ के भरण पोषण किया जा सके, है कि नहीं। एज यू नो, PDS is a program which provide food grain and other essential commodity at subsidized price in rural and urban area. अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में सबसे बहुत किफ़ायती दामों में PDS सिस्टम द्वारा राशन वितरण किया जाता है। अभी भी चावल 2 रुपये केजी और 3 रुपये केजी गेहूँ दिया जा रहा है, बहुत ही कम रेट पे। India's food security policy has a primary objective to ensure availability of food grain to the common people at an affordable price. एक अफोर्डेबल प्राइस पे फूड ग्रेन अवेलेबल कराया जाए हर एक नागरिक को। क्या होता है, इंडियन फूड सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव है। It has enabled the poor to have access food. The focus of policy is on growth in agriculture production and in fixing the spot price of procurement of the wheat and rice to maintain their stocks. देखिए, इनका मानना ये है कि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और स्टॉक में राइस और जो है वीट जो है इसका स्टॉक जो है बढ़ाता जाए। इसके कारण जो है और जो FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग ऑफ स्टॉकिंग फूड ग्रेन, वेयर आज डिस्ट्रीब्यूशन इज शोर्ड बाय द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, तो जो स्टॉक करने की जिम्मेदारी है उसकी किसको है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI का काम है कि फूड को स्टॉक करके रखना, और PDS का काम है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन वितरण यानी कि कम दाम में सब्सिडाइज दामों पे उसको वितरण करके लोगों को दिया जाए। द FCI procures food grain from the farmer at the government announced minimum support price, MSP द्वारा किसानों से खरीदती है कम दामों में
द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडाइज ऑन एग्रीकल्चर इनपुट सच एज फर्टिलाइजर, पावर एंड वाटर। इसे मान लीजिए बिजली पे, कृषि बिजली पे, कृषि पानी पे और कृषि के लिए फर्टिलाइजर पे क्या किया जाता है, थोड़ा छूट दिया जाता है। दिस सब्सिडाइज हैव नाउ रिच्ड अनस्टेबल लेवल एंड हैव ऑल्सो लेड टू लार्ज स्केल ineffectiveness in the use of their scarce inputs. Excessive and imprudent use of fertilizer and water had led to the waterlogging, salinity and depletion of essential micronutrients in the soil. अब चूंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो सॉयल है वो अपना जो है उर्वरक क्षमता को बना तो लेता है, लेकिन अपना जो है सॉयल का जो इसका जो मेन जो उसका तरीका है वाटर लॉगिंग कैपेसिटी था, यानी कि हवा को ट्रैप करके रखना, पानी को होल्ड करके रखना, सब कैपेबिलिटी क्या कर रहा है, लूज करते जा रहा है। ठीक है, यानी कि डिप्लेशन हो रहा है, मिट्टी कटा होती जा रही है। ठीक है, द हाई एमएसपी सब्सिडाइज इन इनपुट एंड कमिटेड इन एफएससीआई परचेज हैव डिस्टॉर्टेड द करप्टिंग पैटर्न। मान लीजिए कि जो एमएसपी है वो हाई है, एफसीआई का जो कमिटेड है वो भी हाई है परचेज लेने का, तो क्या कर रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न का जो है डिस्टॉर्ट करते जा रहा है। वीट एंड पैडी क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन मोर एंड मोर फॉर एमएसपी दे गेट। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके धान और गेहूं को वहाँ पे उगाया जा रहा है। पंजाब एंड हरियाणा आर फॉरमोस्ट एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं पंजाब हरियाणा के एग्जाम्पल के तौर पे। दिस हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ सीरियस इम्बैलेंस इन द इंटर क्रॉप पार्टीज। यू ऑलरेडी नो डैट द कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। आप जानते हैं कंज्यूमर दो टाइप के हैं, एक है बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको बीपीएल बोला जाता है, और एक है एबव पॉवर्टी लाइन जिसको बोलता है एपीएल, with the issue price being different for each category. However, this categorization is not preferred and number of deserving poor have been included from the BPL category. Moreover, some of the so-called APL slip back to BPL because of the failure of even one crops and its administrative difficulty the accommodate such shifts. देखिएगा बात क्या है इसमें कि जैसे जो बीपीएल में है ठीक है, जो एपीएल में है, मान लीजिए एपीएल में है वो भी जो है पछड़ जा रहे हैं, जैसे किसान फेल हो गए, एक बार खेती फेल हो गई तो क्या हो रहा है, बीपीएल से फिर बीपीएल में चले जाएंगे, तो इससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है दिक्कत होती है इनको बार बार शिफ्ट करने में। ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक कैन बी मेड सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट लिंकेज एंड ऑल्सो encourages the use of latest technique instead of concentrating only on rice and wheat for the food crop with a better growth potential in the particular area must be encouraged. गवर्नमेंट जो है ब्लॉक वगैरह पे, जिला स्तरीय पे उनको जो है सिर्फ और सिर्फ राइस गेहूं पे नहीं, अलग अलग तरीके के फूड ग्रेन को बढ़ावा देने, उनको समझाने, उनको मदद करने और जो है तरह तरह का कृषि योजना ला करके उनको मदद करने का जरूरी होता है, उनको करना चाहिए ऐसा, ताकि जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत हो सके। ठीक है, क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़ दिया जाए उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए ताकि जो है इरिगेशन संभव हो पाए। मे ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, तो जिससे कारण क्या होगा, मान लीजिए कि किसी जगह पे बिजली का कोई तार नहीं गया हुआ, बिजली चला जाएगा तो लोग वाटर पंप खरीद पाएंगे, तो कृषि करने में उनको थोड़ा आनंद आएगी। The focus on increasing food grain production, which should be on a sustainable basis and also free trade in grain, will create massive employment and reduce poverty in rural area. अब जैसे जैसे फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन जो है बढ़ते जाएगा, पॉवर्टी जो है गांव देहातों की वो खत्म होती जाएगी। देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप टू कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल ऑल्सो इंडस्ट्रियल क्रॉप। देखा जा रहा है कि लोग जो है कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन करने के बजाय और जो ज़्यादातर लोग फल फूल या फिर ऑयल सीड या इंडस्ट्रियल क्रॉप उगाने में ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं। दिस हैज लेड टू द रिडक्शन इन नेट सोन एरिया अंडर सेलर्स एंड पल्सेज। तो जो नेट सोन एरिया यानी कि जहाँ जहाँ बुआई करने का क्षेत्र है वो सब क्या हो रहा है, सेलर्स और पल्सेज के मामले में घटते जा रही है। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन इंडिया, और जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, द डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्शन पुट अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर द कंट्रीज फ्यूचर फूड सिक्योरिटी। अब आगे भविष्य में क्या होगा कंट्री का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन जो है कम होते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, एक सीरियस क्वेश्चन ये है अराइज हो रहा है। द कंपटीशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर यूजेज सच एज हाउसिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर हैज रिजल्टेड इन रिडक्शन इन नेट सोन एरिया। जैसे जैसे मान लीजिए ज़मीनों पर घर बनाते जा रहे हैं, फैक्ट्री बनते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड घटते जा रहे हैं, इससे कारण क्या हो रहा है, काफ़ी दिक्कत का सामना आगे करना पड़ सकता है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेड। और जो भारत में जो है प्रोडक्शन जो फूड ग्रेन का है वो एक निचली स्तरीय का ग्राफ पकड़ चुका है। Fertilizers, pesticides and insecticides which once showed dramatic result are now being held responsible for the degradation of soil. Soil का कटाव, soil का जो उर्वरक क्षमता है उसको लूज होने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड्स का, जो हम इस्तेमाल करते थे हाई प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो सभी का असर अब दिखने लगा है। पीरियोडिक स्कैसिटी ऑफ वाटर हैज लेड द रिडक्शन इन एरिया अंडर इरीगेशन। अब पानी की कमी से कारण इरीगेशन करना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हैज लेड टू द वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। अब जो इनका जो इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट है इसके कारण जो है
वाटर जो है अपना जो है स्वच्छतापन जो है वो भी लूज कर रहा है। ठीक है, आगे देखें क्या है। वन इंपॉर्टेंट रीजन इन लैंड डिग्रेडेशन, फ्री पावर टू अ सेक्शन ऑफ फार्मर हैज इनकरेज हेल्प टू पंप ग्राउंड वाटर टू ग्रो वाटर इन सर्टिफिक क्रॉप इन लो रेनफॉल एरियाज लाइक पंजाब, शुगर केन, महाराष्ट्र। देखिए, अगर उनको पावर सप्लाई दी जाएगी तो जो फार्मर्स हैं उनको जो उनका पंप ग्राउंड वाटर पंप है उनको लगाने में आसानी होगी, ताकि जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो कि जिसमें कि लो रेनफॉल इस्तेमाल होता है, लो रेनफॉल चाहिए जिसको, उसके लिए अच्छा साबित होगा क्या, पावर सप्लाई देना, ताकि वो अपना हैंडपम्प इस्तेमाल कर सके। This unsustainable pumping has reduced water storage in aquifers. Consequently, many wells and tube wells have run dry. सूखे पड़ते जा रहे हैं बहुत सारे पंप और जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं। दिस हैज पुश द मार्जिनल एंड द स्मॉल फार्मर आउट ऑफ कल्टिवेशन। ये क्या कर रहा है, स्मॉल फार्मर को जो खेती बाड़ी से दूर धकेलते जा रहा है। कुछ असर तो हो नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है, खेती से दूर लेते जा रहा है फार्मर्स को। द बिग फार्मर विथ डीपर ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर, इनके पास बड़े बड़े ट्यूबवेल्स हैं, इनके पास अभी भी पानी है, जो कि बड़े बड़े फार्मर्स हैं। बट मे अदर फेस ऑफ वाटर क्राइसिस, लेकिन वाटर क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज ऑल्सो एक्ट एज अ डिस्टिंक्टिव फॉर द फार्मर। दस द फार्मर आर बैडली अफेक्टेड बाय द अनसर्टेन्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। दे सफर फ्रॉम अ डबल डिसएडवांटेज ऑफ द पे हाई प्राइसेस फॉर द herbicides, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, बट लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर टू फिक्स प्राइसेस इन देयर फेवर। अब देखिए, उनको एक तो पहले महंगा सीड खरीदना पड़ रहा है, 24 सीड्स, ऊपर से फर्टिलाइजर इतना महंगा में खरीदना पड़ रहा है। अब तब जो है उनके जो क्रॉप्स का है उनका दाम जो है फिक्स नहीं है। प्रोडक्शन होने के बाद कभी 300 के रेट में बेच दीजिए, कभी 500 में, कभी 700 में, यानी कि उसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है। पता नहीं कभी कितना खर्चा लगा है, कभी कितना लगा है, कभी तो मुनाफा हुआ, कभी इतना घाटा लगा कि जो लगा था उसमें भी, पूंजी में भी जो है लॉस लग गया। ऑल द प्रोडक्शन रीचेज द मार्केट, सभी प्रोडक्शन रीचेज जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं धीरे धीरे। द हायर द सप्लाई द लोअर इज द डिमांड, जैसे सप्लाई बढ़ते जा रहा है डिमांड घटते जा रहा है। दिस काउज डिस्ट्रेस सेल ऑल्सो, इसके कारण जो है सेल पर प्रभाव पड़ रहा है। देयर फोर देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर, तो कोई फूड सिक्योरिटी का फायदा नहीं है जब तक कि जो हम लोग स्मॉल फार्मर को सिक्योरिटी नहीं देते हैं, तब तक फूड सिक्योर करने से कोई फायदा होने जा रहा नहीं है। बिकॉज फूड सिक्योर करके कितना दिन रखेंगे, आगे जाके स्मॉल फार्मर जो रहेगा सिक्योर रहेंगे तभी तो वो उगाएंगे फिर ना। यानी किसान भगवान समान है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि जो ग्लोबलाइजेशन शहरीकरण हुआ या फिर जो वैश्वीकरण है उससे एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिना, ग्लोबलाइजेशन जो है एक नया तरीका नहीं है। इट वॉज देयर एट टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन, ये कोलोनाइजेशन के समय भी था। इन द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया, जब भारत आए थे, एट दैट टाइम टू उस समय भी इंडियन इंडियन स्पाइसेज वेर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड फार्मर ऑफ साउथ इंडिया वेर इनकरेज टू ग्रो दिस क्रॉप्स। चूँकि भारत के जो मसाले हैं वो विदेश में जाते थे, उनको ज़बरदस्ती जो है साउथ इंडिया के लोगों को, फार्मर्स को, इनको ग्रो करने को कहा जाता था। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, भारत में जो एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा जो आइटम है वो मसाला ही है आज भी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिशर एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत में जो कपास की खेती थी, सूती के कपड़ा जो सूती के कॉटन का जो खेती था, वो ब्रिटिश को लुभा के ले आया कॉटन बेल्ट। ठीक है, और जो जहाँ से कॉटन जाता था रॉ मटेरियल के तौर पे, उनके कॉटन टेक्सटाइल जो कि मैनचेस्टर और लिवरपूल में जाता था। ठीक है, जो भी कॉटन टेक्सटाइल थे उनको क्या चाहिए था, इंडिगो चाहिए था। ठीक है, इंडिगो यानी कि उनको नील चाहिए था। अब नील के लिए क्या करते थे, जैसे आप जानते होंगे एक चंपारण मूवमेंट शुरू हुआ था बिहार में। देयर वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वेर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड, उनको जबरदस्ती वहाँ पर नील उगाने की सलाह दी जाती थी। बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वेयर लोकेटेड इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी यानी कि लिवरपूल और मैनचेस्टर, उनके लिए जो इंडिगो था नील था वो काफ़ी ज़रूरी था सूती कपड़ा बनाने के समय में। तो उनको ज़बरदस्ती जो है फूड ग्रेन छोड़ करके उनको जो है नील उगाने की सलाह दी जाती थी और ज़बरदस्ती उगाया जाता था। ठीक है, तो अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 के बाद द फार्मर इन इंडिया हैव एक्सपोज न्यू चैलेंजेस, भारत को जो है, भारत के जो किसान हैं उनको अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस के, कॉटन के, रबर के, टी के, कॉफ़ी के, जूट के और मसाले के इतने बड़े प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप कंट्री बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री। इतना बड़ा प्रोड्यूसर होने के बाद भी हमारा जो मार्केट है, हमारा जो सामान है, वो जो है डेवलप कंट्री के तुलना में कम्पीट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उनका जो रेट है काफ़ी कम है हमारे मामले में। ठीक है, यानी कि टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड
to make agriculture itself successful and profitable. Proper thrust should be given to the improvement of the country of marginal and small farmer. छोटे छोटे किसानों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर जो है अपना क्रॉसरोड ढूंढ चुका है। लोग खेती छोड़ करके दूसरा काम में जल्द हो रहे हैं। ठीक है। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, हरित क्रांति, वो बहुत कुछ वादा करके गया, बट टुडे इट इज अंडर कंट्रोवर्सी। लेकिन आज जो है अभी भी असमंजस में हम लोग जी रहे हैं। इट इज बीइंग एलेग्ड दैट इट हैज कॉज लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल, ड्राइंग एक्वाफायर्स एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। द कीवर्ड टुडे इज जीन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। आज जो है ग्रीन रेवोल्यूशन बन चुका है जीन रेवोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल का इस्तेमाल करने से ड्राइंग फायर्स हो गया, आपका बायोडाइवर्सिटी जो है वानिश हो गया, आपका जो लैंड जो है डिग्रेडेड हो रहा है। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हो रहा है, जीन रेवोल्यूशन में बदलते जा रहा है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वॉक टुडे बिकॉज इट इज प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, हेंस इट डज नॉट अफेक्ट एनी एनवायरमेंट इन नेगेटिव मैनर। जो भी अब आज भी जो उर्वरक यानी कि गोबर से, यानी कि सुनते होंगे ना आप, गोबर डाल करके, उर्वरक डाल करके जो इस्तेमाल की जाती है, वो क्या है, आज भी जो है प्रैक्टिस करने में फैक्ट्री से बने हुए केमिकल से ज़्यादा अच्छा है, जो कि हमारे प्रकृति को भी डैमेज नहीं करते हैं, सॉइल को भी डैमेज नहीं करते हैं, और ना ही हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। और फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट, बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं सोचते हैं कि इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लैक फ्यूचर इन देयर इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, अगर फूड ग्रेन का इसी तरह किल्लत रहा तो इंडिया रूरल पीपल इज अबाउट, देखिए, तो उनका मानना है कि क्या हो जाएगा, उनका फ्यूचर जो है तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 600 मिलियन विच डिपेंड अपॉन 215 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। 600 मिलियन आदमी 250 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे निर्भरित है आज भी खाने के लिए। एन एवरेज ऑफ लेस एंड हाफ हेक्टेयर पर पर्सन, यानी कि आधा या आधे से भी कम हेक्टेयर पड़ रहा है एक आदमी के एग्रीकल्चर के लिए। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीलर्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। भारत फार्मर जो क्या कर रहे हैं, अब अनाज से छोड़ करके जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उसका जो इस्तेमाल, यानी उसका प्लांटेशन करने लगे हैं, जिसमें पैसा होगा 2 पैसा, उसी का काम करेंगे। यानी किसान भी फूड ग्रेन छोड़ करके इंडिगो, नील, कपास, ये सब उसका उगाने लगे हैं, यानी कि नॉन फूड क्रॉप्स उगाने लगे हैं। दिस विल इंक्रीज इनकम, उससे क्या हो रहा है, उनका इनकम बढ़ते जा रहा है। रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होते जा रहा है, बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जतोपरा, जोजोबा, ये सब क्या है, इसमें बहुत कम खर्च पड़ता है, बहुत कम इरिगेशन लगना पड़ता है, जैसे कि शुगर केन हो गया। तो इंडिया डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उसको ग्रो करने में भारत लगने जा रहा है, भारतीय किसान लग रहे हैं। और जो सेरल्स और यानी कि जो अनाज था उसको अब जो है छोड़ते जा रहे हैं, बिकॉज उसमें क्या है, उनको बचत नहीं हो रही है और ना ही उनकी पेट पालन हो पा रही है। इस कारण से वो क्या कर रहे हैं, वो लोग इसको छोड़ करके जो है दूसरे क्रॉप्स का पालन, यानी दूसरे क्रॉप जो कि नॉन फूड क्रॉप्स है, खाने का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसमें ज़्यादा इनकम है, उसको उगाने में जुड़ चुके हैं। ठीक है। यहीं पे आपका होता है चैप्टर समाप्त। आप सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा एनसीईआरटी का। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो बच्चे हमारा लिए हुए स्टडी मटेरियल उनको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, उनको जो है इनका नोट्स साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका आपको पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगा। जो स्टडी मटेरियल नहीं लिए वो खरीद सकते हैं आज भी। इसके बारे में जानने के लिए आप डायल कर सकते हैं 7488654738। सो थैंक यू सो मच। दिस वॉज मी सोहम कुमार पांडे साइनिंग ऑफ। बाय बाय। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।